नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वरिष्ठ लेखिका मालती जोशी जी की कहानी शोभा यात्रा। तो कहानी शुरू करें मित्रों। माँ जी किसी आंधी की तरह कमरे में घुस आई थी। हड़बड़ाहट में मैं उठकर ठीक से खड़ी भी न हो पाई थी कि उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मुन्ना कहाँ है? कब से गया है? अब तक लौटा क्यों नहीं? क्या रोज इतनी रात गए लौटता है? और फिर सबसे अंत में तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? क्या इसीलिए तुम्हें ब्याह कर लाए थे? पति आधी रात तक शहर की सड़कें नापता घूम रहा है और तुम मज़े से लेटी उपन्यास पढ़ रही हो। जाहिर था इनमें से किसी भी बात का उत्तर मेरे पास नहीं था, इसलिए चुपचाप सिर झुकाकर सारी बमबारी झेलती रही। 10-15 मिनट तक इसी तरह गर्जन तर्जन करने के बाद वे तो वापस हो गई, परंतु मेरी चेतना लौटने में कुछ समय लगा और लौटती चेतना के साथ जो पहला भाव जागा वह रोष का था। मन हुआ दौड़ कर जाऊं और उनका रास्ता रोक कर पूछूं, ये आज ही आपको अचानक अपने लाडले की याद कैसे हो आई? वे तो रोज़ इतनी ही देर तक बाहर रहते हैं। जब आप ही उनका पता ठिकाना नहीं जानती तो मेरी औकात ही क्या है? और यह सब कह चुकने के बाद उन्हें एक बार ठीक से जता दूं कि उनका इस तरह बेधड़क कमरे में चला आना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा है। यह सिर्फ मेरे रोष का उबाल ही था जो मुझ में इतना जोश भरे दे रहा था। दूसरे ही क्षण वह ठंडा हो गया। अपना सारा आक्रोश मन ही मन पी गई मैं, क्योंकि जानती थी माँ जी के सामने सिर उठाकर खड़े रहना भी मेरे लिए कठिन है। फिर कुछ कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस दबंग महिला के प्रति एक अजीब सी दहशत भर गई है मन में। नौकरों चाकरों या परिवारजनों के सामने तो वे स्नेह की प्रतिमूर्ति बनी रहती हैं, पर अकेले में जब भी सामना हुआ डांट फटकार या ताने उल्हानों के सिवाय कुछ नहीं मिला। ना सही माँ से, लेकिन बेटे से तो आज जंग छेड़नी ही है। कोई मोम की गुड़िया समझ लिया है मुझे कि जब चाहा प्यार कर लिया, जब चाहा दुत्कार दिया। रात 1:30 बजे के करीब मोटरसाइकिल की परिचित आवाज़ अहाते में गूंजी। अपने तरकश के सारे तीर भांज कर मैं हमले के लिए तैयार ही बैठी थी कि माँ ने बेटे को बीच में ही लपक लिया। कहाँ थे अब तक? ये शायद इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हड़बड़ाहट में सच बोल गए। बांध पर गया था। इतनी रात बांध पर क्या कर रहे थे? डिनर था। किसने दिया था? ब्रज किशोर ने। झूठ मत बोलो, वह आज सुबह ही चाचा जी के साथ गया था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डिनर उसकी तरफ से था। तुम्हारे साथ और कौन था वहाँ? उसकी बीवी। शर्म नहीं आती है कहते हुए? वह आदमी तो शर्म हया सब बेचकर खा गया है। बहाल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर तुम में तो कुछ अक्ल होनी चाहिए कि नहीं? घर में नई नवेली बहू बैठी हुई है और तुम। आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है? माँ जी की बात काटते हुए इन्होंने शांत स्वर में कहा, आपको दुख किस बात का हो रहा है? मेरे बांध पर जाने का या अपने 15,000 खोने का? उसे बहाल हो जाने दीजिए, आपकी फीस आपको मिल जाएगी। आश्चर्य! इतनी कड़वी बात का माँ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में उनकी भारी भरकम पदचाप क्रमशः गलियारे से दूर होती चली गई। दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी मैं। पीछे हटने को ही थी कि ये दरवाज़ा जोर से ठेलकर भीतर आ गए। मुझे एकदम सामने पाकर कसैली आवाज़ में बोले, आपको भी पूछना है कुछ? नहीं, वैसे अब पूछने को था ही क्या, लेकिन मुझे पूछना है। इन्होंने जलती आंखों से घूरते हुए कहा, पूछिए। अम्मा से शिकायत किसने की थी? उनकी आंखों में ही नहीं, आवाज़ में भी अंगारे थे, लेकिन उनकी आँच मुझे दहला नहीं सकी।
क्योंकि वे तो सिर्फ अंगारे थे, मेरे अंतस में तो समूचा ज्वालामुखी धधक उठा था। हे ईश्वर, यह मुझे कहाँ लाकर डाल दिया? किस घर में माँ बेटे इस स्तर का वार्तालाप करते होंगे? दुनिया का कौन सा पति इतना बेशर्म होगा कि पत्नी से ही आकर लड़े कि अम्मा से शिकायत किसने की? भाभी, आपके चाचा जी आए हैं, सुनीता ने आकर बताया तो हर्ष और विस्मय से मैं उसे देखती रह गई। नीचे चलिए ना, उसने कहा। तब जाकर मुझे होश आया। चाचा जी मुझसे मिलने मेरे कमरे तक थोड़े ही आएंगे, उनसे मिलने नीचे हॉल में जाना ही होगा। कई जोड़ी आँखों के सामने उनसे मिलना होगा, 1000 पहरों के बीच बातें करनी होंगी। मिलने का आधा उत्साह तो वहीं शेष हो गया। 2 जीने उतरकर सुनीता के पीछे पीछे जब बड़े हॉल में प्रवेश किया तो बचा खुचा आनंद भी जाता रहा। सामने सोफे पर बल्लू चाचा, यानी कि हमारे पड़ोसी, बैठे हुए थे। मुझे देखते ही वे उठ खड़े हुए और स्नेह सिक्त स्वर में बोले, कैसी हो बिटिया? उनके इस स्नेह संबोधन से ऐसा दुलार छलक पड़ रहा था कि मेरे आंसू निकल आए। बचपन में कई बार उनके कंधे पर चढ़कर कच्चे आम तोड़े थे, उनके गले में झूलकर कई फरमाइशें की हैं। मन हुआ फिर से वही नन्ही सी वंदना बन जाऊं और ठुनक कर कहूं, चाचा जी हमें अपने साथ ले चलिए, अब हमारा यहाँ मन नहीं लगता। दूसरे ही क्षण याद आ गया कि इस किले से बाहर पैर देना इतना सरल नहीं है। बिना किसी तीज त्योहार के, बिना किसी बुलावे के अम्मा जी मुझे अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ कभी नहीं भेजेंगी। बल्लू चाचा अब इत्मीनान से बैठकर हॉल की सजावट का निरीक्षण कर रहे थे। मैं भी उनकी प्रशंसा भरी दृष्टि का अनुसरण कर रही थी। इतनी फुर्सत से मैं भी पहली बार ही वैभव के उस भौड़े प्रदर्शन को देख रही थी। इससे पहले जब भी यहाँ आई हूँ, प्रदर्शन की वस्तु बनकर ही आई हूँ। कई जोड़ी आँखों से बिंधी घंटों बैठी हूँ, पर कभी आँख उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ। सुनीता इस बीच चुपचाप उठकर चली गई थी। शायद समझी हो कि उसके सामने मैं ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी। घर में वही एक समझदार जीव है और संवेदनशील भी। इस तरह चुपचाप बैठना सचमुच बड़ा खराब लग रहा था। आखिर मैंने पूछ ही लिया, कब आना हुआ चाचा जी? यही पास वाले गांव में एक बारात में आया था। अपने रवि प्रताप सिंह के लड़के की शादी थी। यहाँ तक आया था तो सोचा बिटिया से भी मिलता चलूँ। घर पर तो सब ठीक है ना? एकदम मज़े में। योगेश रायपुर से बदल कर आ गए हैं। राजेश का भी कॉलेज में एडहॉक अपॉइंटमेंट हो गया है। अच्छा, मुझे किसी ने खबर ही नहीं की। चलो अच्छा हुआ। बड़े भैया उतनी दूर रायपुर में थे तो माँ बाबूजी को बड़ी चिंता रहा करती थी। अरे अब सब अच्छा ही होने को है, देखती जाओ। मोहल्ले में अब दोनों वक्त पानी आने लगा है। गली के मोड़ पर बिजली का खंभा लग गया है। गली तो ऐसी चकाचक रहती है कि बस खुद नगर पालिका वाले आकर देख जाते हैं। जानते हैं ना, मिनिस्टर साहब के समधी हैं। किसी दिन मंत्री महोदय की निगाह पड़ गई तो सब के सब धर लिए जाएंगे, इसीलिए चौकन्ने रहते हैं। खुद कलेक्टर ने 2-3 बार फ़ोन करके पूछा कि कोई तकलीफ़ तो नहीं। भाभी को छींक भी आ जाए तो सिविल सर्जन दौड़ा चला आता है। तुम्हारे बाबूजी के दफ्तर के बाहर मुन्ना लाल धोबी ने ज़बरदस्ती ठेला लिया था ना प्रेस का, पुलिस की एक ही डांट में सीधा हो गया। वो सारा खाली करके चलता बना। चाचा जी सुनाते चले जा रहे थे और एक एक बात मेरे कानों पर हथौड़े की तरह बज रही थी। बिटिया, चाचा जी के स्वर की याचना ने मुझे चौंका दिया। अपनी अम्मा जी के पास जरा हमारी भी अर्जी पहुंचा दो। काहे की? वही लालपुर वाली ज़मीन की। 5 साल से केस अटका पड़ा है। 2 जज बदल गए तब से। आप कल वलाते तो ठीक रहता चाचा जी।
शायद सवेरे तक लौट आएंगे। ना बिटिया, इतने बड़े आदमी के सामने तो हमसे मुंह ही ना खोला जाएगा। तुम तो अम्मा जी से निवेदन कर देना। सब जानते हैं कि असली मंत्री कौन है। और फिर वे एकाएक चुप हो गए। मैंने मुड़कर देखा, सुनीता लौट आई थी और उसके पीछे चाय की ट्रे लिए जगदीश था। चाय का सरंजाम देखकर चाचा जी एकदम उठ खड़े हुए। नाहक परेशान होती रहीं आप बिट्टो रानी, पर मुझे माफ़ करना होगा। भला बिटिया के घर चाय पी सकता हूँ कभी? ना बिटिया, इस पाप में मत ढकेलो मुझे। मैं तो राजी खुशी पूछने चला आया था। बहन जी के दर्शन नहीं हो पाए, उनके चरणों में हमारा प्रणाम निवेदन कर देना। चलूँगा मैं अब। और हम दोनों के हाथ में 11-11 रुपए थमाकर बल्लू चाचा चले गए। बल्लू चाचा की छोटी सी मुलाकात मुझे एकदम पत्थर बना गई। पिछले 4 दिन और 4 रातें मैंने बड़े ऊहापोह में बिताई थी। बार बार घर लौट जाने की योजनाएं बना रही थी, पर एक भी गले से नहीं उतर सकी। बल्लू चाचा ने तो सारे सोच विचार पर ही पूर्ण विराम लगा दिया था। बड़े भैया 5 साल से ट्रांसफ़र के लिए परेशान थे। पलक झपकते उनका काम हो गया। छोटे भैया एमएससी के रिज़ल्ट के बाद एक दिन खाली नहीं बैठे। बैठे बिठाए नौकरी मिल गई। गली में बिजली लग गई। रोज़ सफाई होने लगी है। मिनिस्टर के समधी होने का इतना फल तुरंत मिलता है। लगता है संसार के सारे व्रतों से यही व्रत श्रेष्ठ है। तभी ना पूरा परिवार इस रिश्ते के लिए इतना उत्सुक था। मुझे तो सगाई के बाद पता चला कि श्रीमान जी बीए भी नहीं हैं। इतनी रोई थी मैं उस दिन। अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थिनी मैं एक अनपढ़ के पल्ले बांध दी जाऊंगी, सोचा भी न था। हैरत तो यह थी कि बिना किसी जांच पड़ताल के इन लोगों ने बात चलाई ही कैसे। लेकिन अर्चना ने ही बतलाया कि जानबूझकर मक्खी निगली जा रही है। सुनकर आपे से बाहर हो गई थी मैं। माँ को जाने कितना उल्टा सीधा सुना डाला था। माँ लेकिन ज़रा भी नाराज़ नहीं हुई थी। उल्टे प्रेम से समझाने लगी, बेटे पढ़ाई में क्या रखा है आजकल। बीए एमए मारे मारे फिरते हैं। कोई बाबूगिरी के लिए भी नहीं पूछता। यह तो तेरी किस्मत है कि इतनी ऊंची जगह तेरा रिश्ता लग गया। हम तो अपना सब कुछ बेच भी देते तो ऐसा घर ढूंढ नहीं पाते। लाखों की जायदाद है, कोठी है, कार है, नौकर हैं, चाकर हैं, मिनिस्ट्री की शान है, सो अलग। पर मिनिस्टर तो उनके चाचा हैं माँ। तो क्या हुआ, सब कुछ इन्हीं लोगों का तो है। उनके कोई बाल बच्चे थोड़े ही हैं। बीवी भी कहते हैं पागल थी सो छोड़ रखी है। मन को कहीं से भी माँ के ये तर्क बांध नहीं पाए थे। फिर भी मैंने परिस्थिति से समझौता किया। एक हिंदुस्तानी लड़की और कर भी क्या सकती है। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। गाजे बाजे के साथ आई बारात में नेता थे, मंत्री थे, अफसर थे, लखपति थे। इस भव्य बारात का स्वागत सत्कार हम लोगों के बस का नहीं था। पूरे शहर का पूरा सरकारी अमला सहायता के लिए दौड़ पड़ा था। मेरा विवाह एक पारिवारिक आयोजन न रहकर सरकारी समारोह बन गया था। दूल्हे के रंग रूप के लिए सखियां मुझे बधाई दे रही थीं और खुश होने का प्रयास कर रही थी। लेकिन दोस्तों की जमात देखकर शिवजी की बारात याद आ गई। उनके भौंडे मजाक, भद्दे हाव भाव और निर्लज्ज हंसी देख सुनकर मन खट्टा हो गया। जो व्यक्ति दिन रात इन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसका अपना मानसिक स्तर कैसा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती थी। ना सही विद्या, पर मनुष्य में संस्कार तो हो। और संस्कार शून्य व्यक्ति के साथ कोई भावुक मन कैसे जुड़ा रह सकता है। मेरा सोचा हुआ ज़रा भी गलत नहीं था। इसका पता पहली भेंट में ही चल गया। पत्नी संबंधी अपनी मान्यताओं को और पत्नी की सीमाओं को उन्होंने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया।
वह एक कठोर सत्य था, फिर भी मुझे उसके कथ्य से इतनी शिकायत नहीं है। पर जिस भाषा में वह कहा गया वह संभ्रांत परिवारों की भाषा में नहीं था। विवाह के प्रति मन में कोई उत्साह नहीं रह गया। फिर भी मेरे संस्कारी मन ने भाग्य के निर्णय को सिर माथे लिया था। बड़े यत्न से मन में एक मंदिर बनाया था, परंतु प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही प्रतिमा खंडित हो गई। कई बार सोचती हूँ कोई 10 मिनट बात भी कर ले तो इस आदमी की औकात समझ में आ जाती है। फिर बड़े भैया तो कई बार आकर मिल गए थे। बाबूजी भी एक बार आए थे। उस समय मंत्री जी के यहाँ संबंध करने की उतावली में वे लोग क्या अपना विवेक कहीं छोड़ आए थे? उन्हें भान न रहा कि अपने स्वार्थ के लिए वे वंदना नाम की एक संवेदना का गला घोंट रहे हैं। छोटी दीदी सुबह से परेशान थी। 2-4 बार ऊपर आकर अपने भैया के लिए पूछ गई थी। उनकी व्यग्रता देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि भाई बहन में जैसा प्यार था मैं जानती थी। फिर सुनीता ने बतलाया कि दरअसल दीदी भैया के लिए नहीं, उनके जीजा जी के लिए परेशान हैं। दोनों सुबह से ही निकल गए हैं। यह सुनकर तो और भी विस्मय हुआ। साले बहनोई के स्नेह संबंध सर्वविदित थे। दोनों भरसक एक दूसरे के सामने नहीं पड़ते थे। जब भी सामना होता झड़प होकर ही रहती। मुझे जीजा जी पर तरस भी आता और गुस्सा भी। क्यों वह व्यक्ति इतनी लांछना और अपमान सहकर ससुराल में पड़ा हुआ है? सुना था वे LLB कर रहे हैं। मैंने कभी उन्हें कॉलेज जाते नहीं देखा। दिन रात उनके कमरे में ताश की बाजी जमी रहती, यार दोस्तों का हुजूम लगा रहता और दीदी दौड़ दौड़ कर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती रहती। भाई बहन दोनों के मन में वैमनस्य की जो गांठ थी उसके मूल में जीजा जी ही थे। इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था। मैंने पूछा, सुनीता, आज यह अघट कैसे घट गया? क्या तुम्हारे भैया और जीजा जी साथ साथ कैसे हैं? भैया जीजा जी का हिसाब चुकाने गए हैं। मतलब? मेरे प्रश्न के उत्तर में सुनीता ने जो बताया वह सचमुच अद्भुत था। हुआ यूं कि जीजा जी कल अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में बैठे हुए थे। खा पीकर जैसे ही उठने को हुए, बैरे ने बिल लाकर सामने रख दिया। बस फिर क्या था? जीजा जी ने आओ देखा न ताओ कस कर उसे एक थप्पड़ दिया। पल भर में सारा होटल उनके आसपास सिमट आया। कहा सुनी होते होते हाथापाई तक की नौबत आ गई। जीजा जी तो जैसे तैसे बच निकले, पर उनके 2 साथियों को मरहम पट्टी करवाने अस्पताल जाना पड़ा। आज दोनों वीर उसी अपमान का बदला चुकाने गए हुए हैं। लेकिन सुनीता, एक बात समझ में नहीं आई, झगड़े की ज़रूरत ही क्या थी? वेटर ने बिल ही तो दिया था, कोई अदालती नोटिस तो नहीं था। क्या बात करती हो भाभी? जानती नहीं हम इस इलाके में एक छत्र सम्राट हैं। हमसे पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं कर सकता, जो करेगा मुंह की खाएगा। सुनीता ने यह बात एकदम मर्दानी आवाज़ में ऐसे आवेश के साथ कही कि उसका अभिनय देखकर हंसी से दोहरी हो गई थी मैं। हंसी का वह दौर थमते ही उसी लहजे में मैंने पूछा, फिर महाप्रतापी जीजा जी की यह दुर्दशा क्यों कर हुई श्रीमान? उनसे एक चूक हो गई भद्रे। कौन सी श्रीमान? चूक यह हुई कि जीजा जी गलत जगह पहुंच गए। वह दरबारी का रेस्तरां था। अव्वल तो जीजा जी को वहाँ जाना ही नहीं था। अगर गए भी थे तो खा पी कर चले आना था, ताव दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। इस बार सुनीता कुछ गंभीर थी, इसलिए मैंने भी गंभीर होकर पूछा, ये दरबारी कौन है? पेट्रोल डीलर है। शहर में उसके 2 होटल चलते हैं, एक रेडियो की दुकान भी है। भैया से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, इसलिए वे कभी उसके ठिकानों के पास भी नहीं फटकते।
दूसरे पेट्रोल पंप बंद हो तो घर में बैठे रहेंगे, पर उसके पंप पर कभी नहीं जाते। जीजा जी ये सारा इतिहास जानते तो होंगे। जानते क्यों नहीं, यही तो रोना है। सुनीता से बातें करने के बाद मैं भी सोच में डूब गई। मन में अजीब अजीब आशंकाएं उठने लगी थी। उनकी मंगल कामना करते हुए मैं सारी शाम दरवाजे पर ही बैठी रही, अपने इष्ट देव का जाप करते हुए। अक्सर दीदी पर आश्चर्य हो जाता है और ईर्ष्या भी। अपने नितांत आक्रमण्य पति पर कितनी श्रद्धा रखती हैं वे। दिन भर आगे पीछे दौड़ती रहेंगी। रसोई के लिए मिश्रानी काकी है, गोविंदी है, फिर भी वे दिन रात वहाँ खट कर जीजा जी के लिए कुछ न कुछ बनाती रहेंगी। दौड़ दौड़ कर कमरे में पहुँचाया करेंगी। हफ्ते में 3 व्रत रखती हैं वे। एक उनकी परीक्षा में सफलता के लिए, एक उनकी मंगल की पीड़ा के लिए, एक उन्हीं की 7.5 को शांत करने के लिए। सोमवार, मंगलवार, शनिवार, हफ्ते में 3 दिन दीदी अपने पति के लिए निराहार रहती हैं। लगता है पति भक्ति का ये संस्कार हम लोगों की घुट्टी में ही पिला दिया जाता है, नहीं तो इनकी सुरक्षा के लिए मैं इतनी आकुल व्याकुल हो उठूंगी, इसका मुझे भी अनुमान नहीं था। दिन ढले जब उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर सही सलामत लौटते देखा तो मैंने स्वस्ति की सांस ली। कमरे में आकर ये बैठे ही थे कि सुनीता आ गई। भैया, दीदी पूछ रही हैं कि चाय अभी लेंगे या ठहर कर। वे कुछ क्षण तो घूरते रहे, फिर बोले, वे जो चाय के शौकीन नीचे बैठे हैं उन्हें ही जी भरकर पिला दो, हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सुनीता अपना सा मुँह लेकर मुड़ी ही थी कि इन्होंने फिर आवाज़ दी, गुड्डी, ज़रा दीदी से कहना कि अपने बबुआ को खूंटे से बांध कर रखे। लड़ने का दम तो है नहीं, सबसे उलझते फिरते हैं। और सुनीता के जाते ही ये मुझ पर बरस पड़े। क्या मेरे लिए चाय भी बनाकर नहीं ला सकती तुम? उनके उस कर्कश स्वर से पल भर पहले मन में उपजी सारी कोमल मधुर भावनाएं बिला गईं। भारी मन से नीचे उतरकर आई तो देखा दीदी ने नाश्ते का शाही सरंजाम किया हुआ है। उनका उल्लास देखते बन रहा था। किसी होटल के कर्मचारी से हाथापाई करके लौटे हुए पति का वे ऐसा स्वागत कर रही थी जैसे वे हल्दी घाटी का युद्ध जीत कर लौटे हों। रात के सन्नाटे में फ़ोन की घंटी बड़ी कर्कश लगी। दिन भर के कार्यकलापों से थक कर ये गहरी नींद सो रहे थे। दिन भर के मानसिक उद्वेलन के कारण मेरी नींद कोसों भाग गई थी, इसलिए बाहर वाले छोटे कमरे में बैठकर कुछ पढ़ने का, कुछ बुनने का यत्न कर रही थी। इन्हें रोशनी से कष्ट ना हो इसलिए मैंने बीच वाला दरवाज़ा भी ठेल दिया था। देश काल से बेखबर अपने विचारों में ऐसी खोई हुई थी कि फ़ोन की घंटी से बुरी तरह चौंक उठी। एक बार मन हुआ इन्हें जगा दूं। इतनी रात को फ़ोन आया है तो इन्हीं के लिए होगा, पर हिम्मत नहीं पड़ी। एक तो शाम से ही मूड उखड़ा हुआ था, उस पर सोते समय एक पैग चढ़ाकर सोए थे। ऐसे में उनकी नींद में व्यवधान डालना मुसीबत बुलाना ही था। हेलो, मैंने रिसीवर उठाते हुए हौले से कहा। कौन? भाभी जी बोल रही हैं। नमस्कारम भाभी जी। मैं चुप। अरे भाभी जी, हमसे ना बनिए, हम आपको पहचान गए हैं। इतनी महीन आवाज़ उस घर में किसी की नहीं, सबके सब फटे हैं। काम क्या है बताइए? मैंने यथाशक्ति कठोर स्वर में कहा। आपके छैला बाबू क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। जग जाएं तो हमारा एक संदेशा उन तक पहुंचा दीजिए। कहिएगा कि 2-4 गुंडे हमने भी पाल रखे हैं। एक ठो पिस्तौल हमारे पास भी है। तड़प कर मैंने रिसीवर नीचे रख दिया, पर उसके बाद भी वह धमकी भरा स्वर कानों में गूंजता रहा। एक बार फिर इन्हें जगाने का मन हुआ, पर जब्त कर गई। क्या अभी ही उठकर चल दें? दिन भर इतना ताव झेला था मैंने, अब हिम्मत नहीं थी। अगले 2-4 दिनों में ही सब कुछ सामान्य हो गया। फ़ोन की बात मेरे दिमाग से एकदम उतर गई थी कि एक दोपहर को फिर से वह घनघनाया।
दिन में तो इनका घर पर रहने का सवाल ही नहीं उठता था, मुझे ही उठाना पड़ा। हेलो, मैंने कहा। नमस्कारम भाभी जी, आराम में खलल डाल रहा हूँ, माफ़ करेंगी, पर मेरी अर्जी के बारे में पूछना था। साहब बहादुर तक पहुँची कि नहीं अभी तक? मैंने तिल मिलाकर फ़ोन रख दिया, पर उसके बावजूद उसकी हंसी देर तक मेरे कानों से टकराती रही। फिर तो जैसे यह क्रम ही बन गया, हर 2-4 दिन बाद एक रिंग करता। ये अक्सर घर पर नहीं होते, या क्या पता जानबूझकर ऐसा समय चुना जाता हो। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं फ़ोन रख देती, पर सलामी के तौर पर कहा गया विशिष्ट अंदाज वाला नमस्कारम और उसका अनुसरण करती हुई फार्मूला फिल्मों किसी खलनायक की हंसी, इतना तो सुनना ही पड़ता। अजीब परेशानी में घिर गई थी मैं। फ़ोन की घंटी सुनते ही मन काँप काँप उठता था। 1-2 बार तो टाल भी गई थी मैं, पर दुर्भाग्य से वह इन्हीं का फ़ोन निकला। कमरे से अपनी अनुपस्थिति की सफाई देते देते मुझे पसीना छूट गया। आखिर एक दिन जब मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो मैंने इनसे सब कुछ कह डाला। गंभीर होकर ये कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, उसका भी इलाज हो जाएगा, डोंट वरी। उनके इस आश्वासन से मेरा डर घटा नहीं बल्कि और भी बढ़ गया। जिस दिन भी ये देर रात तक बाहर रहते, मन में नाना शंकाएं उठने लगता इससे तो वह फ़ोन वाला चक्कर ही ठीक था, कम से कम निरापद तो था। उस निर्जीव उपकरण की शिकायत करके मैंने क्या पाया? बेचारे की रवानगी नीचे वाले कमरे में हो गई। मेरा डर वैसा ही कायम रहा, बल्कि और बढ़ ही गया। ये रोज़ की तरह 12 बजाकर लौटे। रोज़ की बात और थी, पर आज तो इनके पास कारण भी था। सुनीता की सहेली की शादी थी। सुनीता ही नहीं, सारा घर वहाँ आमंत्रित था। मेरे लिए तो विशेष मनुहार की थी विद्या ने। सुनीता ने भी बहुत कहा था, पर माँ जी नहीं मानी। बोली किसी और दिन ले जाना, भीड़ भाड़ में नहीं भेजूंगी, 100 तरह के लोग आते हैं। पता नहीं किस युग में जी रहे हैं ये लोग। चेकअप करवाने के लिए भी मेरा अस्पताल जाना इनकी शान के खिलाफ था। कल ही डॉक्टर घर पर आकर देख गई थी। बोली, बस खुश रहा करो और सुबह शाम थोड़ा घूम लिया करो। तुम्हें तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं, घर में ही इतना बड़ा कंपाउंड है। अब उन्हें क्या बताती कि यहाँ तो कमरे से निकलने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। जीजा जी 24 घंटे घर पर रहते हैं, इसलिए बीच वाली मंजिल मेरे लिए एक तरह से वर्जित ही है। नीचे चाचा जी के कारण हरदम एक मेला सा लगा रहता है, वहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस कभी माँ जी के पास या सुनीता के पास बैठ लिया, सो भी बहुत कम। माँ जी के पास तो बिना बुलावे के कभी गई नहीं। सुनीता अपनी पढ़ाई में, अपनी सहेलियों में मगन रहती है। फुर्सत में रहती है तो ऊपर खुद ही चली आती है। अपने लिए बस यह छोटी सी छत है और उससे लगे ये जुड़वां कमरे। इन्हीं में रहकर खुश हो लो या उदास, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लौटे तो सीधे भीतर चले गए। मेरे मन में कई प्रश्न फुदक रहे थे। शादी कैसी हुई, दूल्हा कैसा है, बारात में कितने लोग थे, डिनर कैसा रहा था, दहेज में क्या क्या दे रहे हैं। पर इनका मूड देखकर चुप लगा गई। नाइट सूट निकालकर पलंग पर रख दिया और प्रतीक्षा करती रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा इस समय? सुनीता तो नहीं, शायद भाई के साथ लौट आई हो, कोई ज़रूरी बात कहनी हो, शायद दीदी हो, सिम्मी को उस दिन जैसा फिट ना आ गया हो कहीं, या माँ जी। उनके लिए तो समय की कोई पाबंदी ही नहीं। मैंने बाथरूम के बंद दरवाजे की ओर एक बार देखा और बाहर आकर दरवाज़ा खोल दिया। गलियारे में एक दीर्घकाय सुदर्शन युवक खड़ा था। नमस्कारम भाभी जी। मुझे लगा मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वह ज़मीन एकदम भुरभुरी हो गई है। श्रीमान जी कहाँ हैं? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली।
मेरी गैरहाजिरी में मेरे घर पर जौहर दिखाकर आए हैं। उनसे कहिए हिम्मत हो तो सामने आकर बात करें। मैं खुद चल कर उनकी मांद में आया हूँ। उनकी तरह दुम दबाकर भागने वाला नहीं हूँ। उसकी आंखों में से ऐसी लपटें निकल रही थी कि मैं मंत्र कीलित सी वहीं खड़ी रह गई, एक टक उसे देखते हुए। लगा कि मेरी पलक झपकते ही यह आदमी झपट्टा मारकर मुझे दबोच लेगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। साहस कर मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये बीच वाले दरवाजे में आकर खड़े हुए थे। मैं कुछ कहने को ही थी कि इनका हाथ उठा। एक धाए की आवाज़ हुई और वह लंबा चौड़ा व्यक्ति मेरे देखते देखते धराशायी हो गया। पल भर को जैसे सारा संसार चक्र सहम कर थम गया था। फिर एकदम मेरी संज्ञा लौट आई। होनी अपनी संपूर्ण भयावहता के साथ मेरे सामने खड़ी थी। माँ जी, मैं ज़ोर से चीखी। फिर उनके नाम की गुहार लगाती हुई वे 150 सीढ़ियाँ एक सांस में उतर गई। दरवाज़ा खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली थी। क्या बात है? उन्होंने कड़क कर पूछा। माँ जी, खून वहाँ ऊपर। हाँफने के कारण मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। पेट पकड़कर मैं वहीं ज़मीन पर धम्म से बैठ गई। एक मरोड़ थी जो नीचे से उठकर सारे शरीर को व्याप गई थी। उस प्राणांतक पीड़ा को होठों में ही पी लेने के प्रयास में सारा घर मेरे सामने घूम गया था। एक अंधेरा था जो प्रति क्षण मुझे लीलने को बढ़ा आ रहा था। उन डूबते क्षणों में भी मैंने स्पष्ट देखा कि कमरे के अंधेरे से चाचा जी की आकृति उभरी थी। अपनी सुदीर्घ देहयष्टि पर केवल तहमद लपेटे वे माँ जी के पीछे आकर खड़े हो गए थे। आसन्न मूर्छा की अवस्था में भी मैंने आधी रात को माँ जी के कमरे में उनकी उपस्थिति को लक्ष्य किया और आश्चर्य में डूब गई। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। जागने पर अपने आप को नितांत अपरिचित चेहरों से घिरा पाया। केवल एक ही आकृति जानी पहचानी सी लग रही थी। वे शायद माँ जी थी। माँ जी, खून! मैं चीखी पर आवाज़ गले में फंस कर रह गई। क्या कह रही है? कोई फुसफुसाया। ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है ना? घबरा गई है। नहीं वो बात। चुप रहो। उस नीम बेहोशी की अवस्था में भी मैंने उस आवाज़ की कड़क को महसूस किया। अगले ही क्षण उस आवाज़ में मिश्री घुल गई थी। देखो, तुम सीढ़ियों पर से गिर गई थी ना? तुम्हारे सिर में चोट आई है, सख्त आराम की ज़रूरत है, लेटी रहो। नहीं, मैंने फिर प्रतिवाद करना चाहा पर आवाज़ ही नहीं निकली। एक पीड़ा का अंधड़ जो पूरे शरीर में चक्कर काट रहा था, उसे झेलने के प्रयास में फिर मेरी संज्ञा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। 3-4 दिन तक मैं उसी अर्ध जागृत अवस्था में लेटी रही। बार बार कोई आकर कानों में मंत्र सा फूंक जाता। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, तुम्हें बहुत चोट आई है। मन इस बात की गवाही नहीं देता था, पर प्रतिवाद करने की शक्ति भी नहीं रही थी। चुपचाप पड़ी रहती थी मैं। 5वें दिन उस अपरिचित माहौल में एक युग युगांतर से परिचित चेहरा नज़र आया। माँ! अपनी सारी शक्ति लगाकर चीखी और उनसे लिपट गई। पता नहीं कितने दिनों से संचित आंसू बांध तोड़कर बह निकले। माँ बाबूजी अस्पताल में ही 2-3 दिन रहे। वहीं से मैं विदा हुई। गाड़ी जैसे ही चलने को हुई, माँ जी एकदम माँ के पास आईं और बोली, देखिए, इसे ज़बरदस्त शौक लगा है। एक तो गिरने का, दूसरे बच्चा भी नहीं रहा। इसलिए इस प्रसंग को घर में ना ही चलाएं तो अच्छा, और लोगों को भी मना कर दें। यह पहला अवसर था जब किसी ने मेरे अजात शिशु के दुखद अवसान की चर्चा मेरे सामने इतना खुल कर की थी। वह भी इस हिदायत के साथ कि मेरे सामने यह चर्चा न चलाई जाए।
माँ ने घबराकर कनखियों से मेरी ओर देखा, पर मैं शांत भाव से सुनीता से बात करती रही। मन का आकाश क्षण भर के लिए अवसाद से घिर भी गया था, लेकिन मैंने किसी को इसका संकेत नहीं दिया। एक नन्हा खिलौना हाथ में आने से पहले ही गिर कर टूट गया। इस दुर्घटना को मैंने भाग्य का लेख मानकर स्थित प्रज्ञता से स्वीकार कर लिया था। मेरे दुख की जड़ें इससे बहुत गहरी थीं, पर देखने वाले जो समझ रहे थे उनके लिए वही सत्य था। माँ की आंख बचाकर कई बार दादी मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरा सिर अपनी गोद में रखकर समझाने लगती, बेटे, दाता जो देता है वे सभी फल अपने थोड़े ही होते हैं। जो अपनी झोली में बच जाए बस उन्हीं पर हमारा हक होता है। मुझे देख, कच्चे पक्के कुल मिलाकर दादी बेचारी अपना लेखा जोखा पूरा नहीं कर पाती और माँ को भनक पड़ जाती। दौड़ी दौड़ी आती और कोई दूसरा प्रसंग छेड़कर दादी की कांपती मरियल आवाज़ को वहीं दबा देती। मुझे इतनी हंसी आती। दोनों अपनी ममता की मारी हैं बेचारी, अपने अपने ढंग से मेरा दुख हल्का करना चाहती हैं। और वे ही क्यों, पूरा घर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। भाभियाँ बिछी जाती थीं, एक एक शब्द झेलती थीं। बहनें दिन भर तीमारदारी में लगी रहती। भाई लोग फल फूल और दवाइयों से कमरा भर देते। अपने काम से जरा सी फुर्सत पाते ही बाबूजी मेरे पास आ बैठते, दुनिया जहान की बातें करके मेरा मन बहलाते। ठीक होने में मुझे पूरे 2 महीने लगे। फुर्सत में आदमी बहुत गहरे तक देख लेता है। मैंने भी लक्ष्य किया कि बल्लू चाचा गलत नहीं कहते थे। घर का नक्शा सचमुच बदल गया है। बाबूजी वैसे भी अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति थे, पर मेरी शादी के बाद उनकी प्रतिष्ठा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने एक बात और भी महसूस की। सारी साज संभाल और लाड़ दुलार के बावजूद सबके मन में मुझे लेकर एक बेचैनी सी व्याप्त है। 2 महीने मैं बिस्तर से लगी रही, पर मुझे देखने घर से कोई नहीं आया। सुनीता की ही 2-4 उखड़ी उखड़ी चिट्ठियाँ आई थीं, पर जिनके पत्र की प्रतीक्षा थी वह नहीं आया। जब तक बीमार रही तब तक तो चलता रहा, पर ठीक होने के बाद समस्या सचमुच गंभीर हो गई। 2-2.5 महीने मुझे यहाँ रहते हो गए थे, पर घर से अब तक कोई बुलावा नहीं आया था। बिना बुलावे के लौटने की राह नहीं बन रही थी। जाने के लिए मैं बहुत उत्सुक नहीं थी, पर सबकी आंखों में झलकता संशय सोचने के लिए मजबूर कर देता था। फिर धीरे धीरे मैंने घर के रूटीन में अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। सुबह शाम भाभी के साथ चौके में थोड़ा काम करा दिया। दोपहर में माँ के ब्लाउज़ में बटन टाक दिए। दादी को रामायण सुना दी। शाम को बाबूजी को चाय नाश्ता करा दिया। रात प्रमोद विनोद को होमवर्क करवा दिया या रोली की कहानी सुना दी। दिन निरानंद ही सही बीत चले थे। सुबह की चाय अपने पूरे तामझाम के साथ चल रही थी। 24 घंटे में यही समय होता था जब घर के सब लोग एक साथ बैठ पाते थे। इसलिए लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल सुबह को ठसाठस भरी रहती थी। बच्चों के लिए अलग से स्टूल आदि का इंतज़ाम करना पड़ता था। सबके साथ खा पीकर सब लोग प्रसन्न मन से अपने अपने काम पर निकल जाते। बाबूजी का तो कहना था कि सुबह सवेरे अपने बच्चों के साथ आधा घंटा हंस बोल लेता हूँ तो दिन भर मेरी बैटरी चार्ज रहती है। बाबूलाल अखबार ले आया और सब के सब उस पर झपट पड़े। रोज़ ही यह धमा चौकड़ी मचती थी। अंग्रेजी का अखबार तो सीधे बाबूजी के पास चला जाता था। हिंदी वाले अखबार को लेकर खूब खींचतान होती। उसके सारे पेज अलग करके बांट लिए जाते। फिर भी कहीं 2-2 सिर एक साथ घुसे हुए रहते। कहीं कोई आगे से पढ़ता और दूसरा पीछे से। पत्रिकाएं आती तो अल्पना और भाभी उन्हें सबसे पहले लपक लेती। माँ अक्सर डांट लगाती रहती, पर उसमें कोई दम नहीं होता। उनकी शक्ल से साफ जाहिर होता कि उन्हें यह हड़बौंग बहुत प्यारी लग रही है। उनकी खुशहाल गृहस्थी का बिगुल था वह।
एक हाथ में चाय का कप थामे सब लोग अपने अपने हिस्से का पेज पढ़ रहे थे कि बड़े भैया एकदम बोले, बाबूजी ये पढ़ा आपने? दरबारी लाल हत्याकांड का अभियुक्त राम सजीवन काछी अपने घर में मृत पाया गया। वह अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। क्या हुआ दीदी? भैया की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्चना चिल्लाई, कुछ नहीं रे, चाय छलक गई थी, अभी साफ करके आती हूँ, नहीं तो दाग नहीं छूटेगा, मैंने उठते हुए कहा और चाय से सनी साड़ी की पटलियाँ हाथ में थाम कर बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने सुना माँ डांट रही थी, सुबह सवेरे कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकते तुम लोग, वही मरने मारने की बातें जब देखो तब। तेरे अखबार वालों को भी और कुछ नहीं मिलता। किसी तरह साड़ी पर पानी डाला मैंने और वहीं पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर ही पसर कर बैठ गई। शरीर की सारी ताकत जैसे किसी ने एकदम सोख ली थी। उठकर कमरे तक जाने का हौसला न रहा। चाय तो दरबारी का नाम सुनते ही छलक गई थी। बड़े यत्न से विस्मृत किया हुआ वह प्रसंग आंखों के सामने घूम गया था। वह दीर्घकाय आकृति, वह सुदर्शन चेहरा, खलनायकी हंसी, खास ढंग से कहा गया नमोस्कारम, वह रोबीली आवाज़ और फिर कट्टे वृक्ष की तरह एकदम ढह जाना। क्षण भर में वह सब किसी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया था। लेकिन उसके बाद क्या कहा था भैया ने? किसका नाम लिया था? राम सजीवन यानी कक्का। लेकिन उस दिन तो बेचारे घर पर भी नहीं थे, दीदी लोगों के साथ शादी वाले घर में गए हुए थे। जीजा जी उस दिन कानपुर एक दोस्त की शादी में गए थे। इन्होंने साफ कह दिया था कि वे शादी में तो जाएंगे लेकिन किसी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसलिए फिर कक्का को साथ जाना पड़ा। वैसे चाचा जी वहीं थे उस समय, इसलिए गाड़ी भी थी, पर लड़कियों के मामले में माँ जी किसी पर भरोसा नहीं करती थी। सिर्फ कक्का ही उनके विश्वस्त थे। बेचारे 20 साल से ड्योढ़ी पर थे। अक्सर अपनी खिड़की से मैं देखती रहती। सफ़ेद झक धोती, सफ़ेद कुर्ता, कलफ लगा साफ़ा, कमर में लाल कमरबंद जिसके पीतल के बटन दूर से झिलमिलाते, कंधे पर झूलती रहती वह बंदूक, नुकीली मूछों के साथ कक्का किसी राजपूत सामंत से कम नहीं लगते। यहाँ बैठी क्या कर रही है बिन्नू? माँ घबराई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं माँ, साड़ी सुखा रही थी। अरे वाह, क्या यही एक साड़ी रह गई है पहनने को? गीले कपड़े पहनकर बीमार पड़ना है क्या? चल उठ। सच बताऊँ माँ, कक्का की खबर सुनकर मन कैसा तो हो गया है। सो तो होगा ही रे। माँ खुद ही मेरे पास बैठ गई, बोली, इतने इतने दिन हो जाते हैं तो नौकर नौकर थोड़े ही रहते हैं, घर के आदमी हो जाते हैं। और उसने तो बेचारे ने घर के बड़े बुजुर्गों सा ही काम किया, नहीं तो लड़की बच पाती भला? क्या हुआ था माँ? ठीक से याद नहीं आ रहा। तुझे याद कहाँ से होगा, तू तो अस्पताल में थी ना। घर के सभी लोग तेरे साथ अस्पताल में थे। सुनीता अकेली थी घर पर दीदी के बच्चों के साथ। उस दिन तो वे सब शादी में गई थी। गई तो थी, पर तेरी तबीयत खराब होते ही माँ जी ने फ़ोन करके सबको बुलवा लिया था। कुंवर जी तो पहले आ गए थे मोटरसाइकिल पर, लड़कियाँ बाद में आईं। सब लोग चले गए थे, सुनीता अकेली कमरे में थी। यह भला आदमी पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा। उस दिन कुंवर जी उसके भाई के साथ मारपीट कर आए थे, इसलिए बदला लेने आया था। भाई तो मिला नहीं, बहन हाथ आ गई। उसकी चीख सुनकर राम जीवन दौड़ कर ना आया होता तो अनर्थ हो गया होता। जानती है, तेरी सास ने फ़ौरन 1000 रुपये निकाल कर उसे दे दिए थे। बोली, पुलिस की नज़रों में वह हत्यारा हो सकता है, हमारे लिए देवता है। उसने घर की इज्जत बचाई है। घर की इज्जत तो सचमुच बचा ली थी कक्का ने, पर कैसे, यह बात माँ कभी ना जान पाएंगी। और ऐसा त्यागी वीर पुरुष अपने घर में मृत पाया गया, क्यों? अखबार में लिखा है मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल सका।
इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। क्यों? दोस्तों, इस क्यों का जवाब जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा इस लघु उपन्यास शोभा यात्रा का भाग 2। तो मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी का समय शुभ हो। अपना प्यार भरा साथ इसी तरह मेरे साथ बनाए रखें। नमस्कार।